हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो अच्छी खासी है, इसने सेलिंग वाली साइड मूवमेंट की है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है कि बैंक निफ्टी मैंने आपको कल बात बताया भी था कि जो चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो मैंने बनाई थी वहाँ मैं आपको क्लियर कट बताया था कि कल में अगर बियरिश कोई प्रोजेक्शन बनता है, चाहे मार्केट फ्लैट खुले चाहे गैप डाउन खुले, बियरिश प्रोजेक्शन बनेगा तो मैं फुल क्वांटिटी के साथ घुसूंगा। उसका सब सिंपल आपको मैंने रीजन भी बताया था, लॉजिक भी समझाया था कि कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी मूवमेंट किया वन डे टाइम फ्रेम में। थोड़ा सा आपको वन डे टाइम फ्रेम का समझा देता हूँ। देखो कंटिन्यूसली जब भी आपने शुरू करना है आपको पहले चार्ट थोड़ा बिगर पिक्चर में ले जाना है। देखो बेस ही रही है, आप आपको ओवरव्यू मिलेगा जब तक आप वन डे टाइम फ्रेम या वन वीक टाइम फ्रेम नहीं देख रहे। सबसे बेस्ट रहता है वन डे टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम। बाकी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग 45 मिनट में भी देख सकते हो, 30 में भी देख सकते हो, वन वीक भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप देखो वन डे टाइम फ्रेम में हो क्या रहा था, मूवमेंट यहाँ से शुरू हुई थी लगभग 50,500 से और मूवमेंट गई लगभग 54,500 तक। 5,000 लगभग 5,000 पॉइंट की मूवमेंट थी। छोटी मोटी मूवमेंट नहीं होती, काफ़ी बड़ी मूवमेंट है। और आप पास्ट में अगर आपको जाके देखो, क्योंकि आपको पता है मार्केट कंटिन्यूसली जैसे पास्ट में एक्शन करता है वही कहीं ना कहीं प्रेजेंट में या इन फ्यूचर भी करता है, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट को प्रोडिक्शन प्लस प्रोबेबिलिटी की गेम बोलते हैं। कंटिन्यूसली इतनी बड़ी मूवमेंट कभी भी नहीं हुई है। अगर आप जाके देखो इतना बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ और इतना फास्ट मूवमेंट भी नहीं हुआ है। और देखो बिल्कुल थोड़े टाइम में हुआ ना, आप देखो 14-15 कैंडल्स में ये ऊपर तक चला गया था। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मेरे को थोड़ी स्कैरी लग रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो चुकी है। और कहीं न कहीं अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि चाहे ये ब्रेकआउट करे, अपनी क्वांटिटी काफ़ी कम रखना। मार्केट ने ब्रेकआउट की, उसके अगले दिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। जो इंपॉर्टेंट लेवल था वन डे टाइम फ्रेम का, इंट्राडे का ट्रेंड तो इस दिन चेंज हो गया था, बट डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड नहीं चेंज हुआ था। डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड आज चेंज हुआ है। बट जो इंपॉर्टेंट लेवल था, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था डे टाइम फ्रेम के लिए, वो था 53,800 का। और आज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में चल के आपको पूरी सारी कहानी समझाता हूँ आज बैंक निफ्टी ने किस टाइप की मूवमेंट की है, आप कहाँ ट्रेड ले सकते थे, किस तरीके से ऐसी मूव्स आप पकड़ सकते हो। देखो क्या होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप जाके देखोगे तो एक तो थोड़ा-सा मेरे को झटका तब लगा जब बैंक निफ्टी लगभग 270 प्लस पॉइंट नीचे गैप डाउन खुला। थोड़ा-सा इसलिए लगा यार, मैंने कहा यार अगर फ्लैट खुलता तो ये मूवमेंट भी हम पकड़ सकते थे। अब ये मेरे को भी आइडिया नहीं है कि मूवमेंट कितनी बड़ी आएगी, बट ये थोड़ी-सी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि बैंक निफ्टी क की जो अपसाइड की मूवमेंट है, जितने लोग बाइंग करके बैठे हुए हैं वो अपने लॉन्ग्स को अनवाइड करेंगे, उस अपनी पोजीशन को काटेंगे, सेल करेंगे। तो ये जो मूवमेंट है, ये आप ये मत सोचना कि सेलर आ चुके हैं। ये मूवमेंट उसीलिए है क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सिर्फ लॉन्ग बाय करके रखा हुआ है, जब वो एग्ज़िट करते हैं, वो सेल करते हैं, तो उस कारण काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आती है। तो अब उसकी वजह से होता है क्या, बैंक निफ्टी यहाँ पर आता है, उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पर एक अजीब-सी कैंडल बना देता है। हम इसको ऐसे स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, बट थोड़ी-सी इसको मैं अजीब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल बन जाती है और उसके भी छोटा-सा यहाँ पर आके बायर्स क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसकी अगली कैंडल में सेलर वापिस डोमिनेट करते हैं, उसके बाद वापिस यहाँ पर सस्टेन करते हैं। कंटिन्यूअसली इनसाइड बार भी बनती जा रही थी, एक बड़ी इनसाइड बार, उसके बाद छोटी इनसाइड बार बनती जा रही थी। मैंने यही एंट्री ले ली थी, मैंने 9:30 वाली कैंडल के करीब-करीब यहाँ पर एंट्री ले ली थी। और इस कैंडल में जैसे मैंने एंट्री ली, उसके बाद देखो तो वन वे मार्केट नीचे गिरा है, वन वे लगभग कहाँ तक गिरा है, 53,100 तक। कहाँ से आया मार्केट, कहीं न कहीं से 53,500 के पास-पास से मार्केट गिरना शुरू हो गया 53,100 तक। 400 पॉइंट के करीब की मूवमेंट। और प्रीमियम भी अगर आप देखो तो लगभग 200-250 पॉइंट प्रीमियम बढ़ा यहाँ से ना, मिनिमम 200 मेरे हिसाब से 200 से लेके 250 पॉइंट्स के बीच-बीच का प्रीमियम बढ़ा था। तो काफ़ी वन वे मूवमेंट आई। यहाँ पर आपको एग्ज़िट करने का ना तो एग्ज़िट करने का मौका मिला, ना आपने यहाँ पर आपको री एंट्री का मौका मिला। वापिस अगर आप देखो तो मार्केट ने एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद यहाँ से वापिस आपको एक मूवमेंट दी, बट उसके बाद मार्केट थोड़ा साइलेंट हो चुका है। अब देखो कल के लिए भी अच्छी खासी कंडीशन मार्केट ने बना दी है, वो मैं आपको मार्केट प्रेडिक्शन वाली वीडियो में समझाऊंगा। बट मेरा अभी का अभी जो वीडियो है स्पेसिफिकली मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप जो बड़ी मूवमेंट्स है, बिग मूवमेंट्स को कभी मिस आउट नहीं कर पाओ। वो कैसे समझ आएंगी, जब आप चार्ट रीडिंग की वीडियो मेरी कंटिन्यूसली देखोगे, वहां से आपको समझ आएगा। देखो जैसे ये कंडीशन बनी थी, कंडीशन क्या बनी थी, एक तो मूवमेंट काफी बड़ी हुई थी, उसके बाद इंट्राडे का ट्रेंड लास्ट दिन चेंज हुआ था, लास्ट फ्राइडे को यहाँ पर इंट्राडे का ट्रेंड चेंज हो चुका था। और मार्केट ने लोअर एंड के पास सस्टेन किया। कौन से लोअर एंड के पास, जो इंपॉर्टेंट स्पॉट है, कौन सी इंपॉर्टेंट स्पॉट है, जो डे टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंट स्पॉट है। यहाँ हमने किस किस का यूज किया, कैंडल स्टिक्स का यूज किया। उसके बाद क्या यूज किया हमने, प्राइस का यूज किया। उसके बाद हमने किस चीज का यूज किया, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज किया। जब आप इसको कलेक्टिवली यूज करते हो ना, तब जाके आपका पूरा प्रोजेक्शन बनता है। देखो
इसमें छोटी-मोटी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो, बट मैं आपको यही सलाह दूँगा कि अगर आप प्राइजेक्शन के पे बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर ट्रेड आपको मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिकेटर्स पे या किसी और चीज़ पे आप ले रहे हो, जो एल्गोस ट्रेड कर रहे हो, प्राइजेक्शन सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट्स कंटिन्यूअसली सेम बिहेवियर रिपीट करता जाता है। वो आपको साइकोलॉजी वाली वीडियो में समझ आता रहेगा, जहाँ पर मैं आपको थोड़ा बिहेवियर के बारे में समझाता हूँ। बाकी थोड़ा-सा आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया, यहाँ पर आप देखो तो हुआ क्या है, देखो मार्केट तो एक कंटिन्यूअसली अगर आप देखो एक रेंज बना रहा था, यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। छोटा-सा इसने यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की बट फेल कर देता है। उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में आ जाता है। कहाँ पर? इंट्राडे का ट्रेंड इसका बियरिश हो जाता है, पर डे टाइम फ्रेम का अभी बियरिश नहीं होता। डे टाइम फ्रेम का बियरिश कब होता है? आज जाके जब इसने नीचे वाली साइड बिल्कुल नीचे है पर यहाँ पर सस्टेन करने का क्लोजिंग किया, आज इसका ट्रेंड थोड़ा बियरिश हो चुका है। तो देखो समझो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको मैंने इसलिए क्वालिटेटिव फुल इसलिए मारने के लिए बोला, क्योंकि जितने लोगों ने बाय करके रखा है, जैसे वो सेल करेंगे वो पैनिक सेलिंग की तरह कंसीडर होगा और कंटिन्यूअसली अगर देखो तो वन वे मूवमेंट है भाई। ये यहाँ से आप यहाँ देखो तो वन वे मूवमेंट है। कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जो आपको डर लगने की कोशिश करे, मतलब कोई भी ऐसी कैंडल नहीं जो आपको डरा रही है भाई। वन वे मूवमेंट। फिर भी काफी लोग यहाँ बैठ नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि उनको पुराने लॉस हुए होते हैं। आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, माइंडसेट को समझना पड़ेगा, डिसिप्लिन से ट्रेड करना पड़ेगा। देखो अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया ये मूवमेंट करेगा तो करेगा ही करेगा। हम भी इसको प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सोचते हैं। माइंडसेट इसलिए तो डेवलप किया कि ताकि अगर ये ट्रेड नहीं दे या मूवमेंट नहीं करे तो हमें कोई इफेक्ट नहीं हो। इसलिए तो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, इसलिए तो मनी मैनेजमेंट करते हैं, ताकि कोई भी ऐसा इफेक्ट हमारे माइंड में नहीं हो जिसके कारण कहीं न कहीं हमें कैटास्ट्रोफिक लॉस फेस करना पड़े, जब बहुत बड़ी अपनी कैपिटल में डेंट पड़ जाए। वो कब पड़ता है? जब आप कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर लेते हो और आप अपनी क्वांटिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हो जितना कहीं न कहीं उस लॉस को आप सह नहीं पाते हो, क्योंकि लॉस तो आपने इतना ही लेना है। लॉस अब देखो इस केस में अगर आपने यहाँ एंट्री ली, आपका लॉस ये रहने वाला था। अगर आपने एंट्री देखो इससे पहले तो एंट्री बनी ही नहीं है, सबसे आइडियल एंट्री तो यहीं पर जब मैंने निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकडाउन किया। हालाँकि मैंने इसकी स्टार्टिंग पे एंट्री ले ली थी, उसका रीज़न थोड़ा ये रहता है, जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, तब आप थोड़ी अर्ली एंट्री भी ले सकते हो। बट मैं आपको ये प्रेफ़र करूँगा कि आप थोड़ी-सी कहीं न कहीं प्रायर एंट्री की कोशिश मत करो। थोड़ा-सा जब तक आपको सेटअप क्लियर नहीं होता, आप एंट्री लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो चीज़ आपको कहीं न कहीं मैक्सिमम केसेज़ में क्या होगा, आपको लगेगा कि एंट्री बन जाएगी, आप वहाँ पर नुकसान खा सकते हो। और इसके साथ-साथ कंपोनेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रखो। कंपोनेंट्स अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा-सा डर रहा था, बट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, एचडीएफसी का ट्रेंड क्या था? काफ़ी ज़्यादा लोग बोलेंगे यार सुबह तो बायर्स के हाथ में था। ऐसा नहीं है भाई, एचडीएफसी का ट्रेंड बेयरिश है, कंटिन्यूअसली एचडीएफसी नीचे आ रहा है। ये जो मार्केट आपको नहीं दिख रहा कि भाई मार्केट पहले नीचे गया, तो एक कैंडल ऐसे बनी होगी, उसके बाद मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट ने सस्टेन किया, जैसे ही ब्रेकआउट की, ब्रेकडाउन की, यहाँ पर आपको एक मूवमेंट देखने को मिली। आईसीआईसी का तो टोटली ट्रेंड बेयरिश था। आईसीआईसी फुल सपोर्ट में था स्टार्टिंग में। आईसीआईसी देखो तो सुबह से ही आपको देखने को मिलेगा, इसने 30 यहाँ पर 25-30 वाली कैंडल से ही यहाँ पर ट्रेंड इसका बेयरिश हो चुका था। यहाँ पर बायर ने थोड़ी-सी कोशिश की थी, बट बायर्स को सेलर सस्टेन नहीं करने देते हैं और कहीं न कहीं नीचे ले आते हैं। एसबीएन काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग सुबह से ही एसबीएन और एक्सिस बैंक तो काफ़ी ज़्यादा बेयरिश थे एज़ कम्पेयर टू एचडीएफसी, थोड़ा होल्ड कर रहा था। आईसीआईसी ने थोड़ी कोशिश की होल्ड करने की, बट नहीं कर पाता। और उसके बाद देखो कोटक बैंक ने भी सुबह बड़ी काफ़ी कोशिश की। मुझे लग रहा था कि क्या पता कोटक और एचडीएफसी अगर सस्टेन कर गए, अगर एचडीएफसी बैंक और कोटक सस्टेन कर गए तो क्या पता ये मूवमेंट नहीं आए और हमें लास्ट में एग्ज़िट करना पड़े। बट कहीं न कहीं थोड़ा-सा अब यह रहता है ना, क्योंकि जो जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। इम्पोर्टेंट सपोर्ट के नीचे आके मार्केट सस्टेन कर रहा है। इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था 53,500 का लेवल था, वहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा था, तो थोड़ा-सा वहाँ रिस्क लेना बनता है। वहाँ आप क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी ले लोगे तो इतनी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो ट्रेंड सबके बेरिश थे। अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोटक बैंक का दिखाऊँ तो इसका भी ट्रेंड बेरिश ही था, वन वे नहीं जाएगा। ये भी अगर जाएगा तो रुक-रुक के जाएगा, जहाँ पर आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। मतलब प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे अपसाइड पे। प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। और कहीं न कहीं आईसीआईसी, एसबीआई और एक्सिस सपोर्ट भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक रिस्क ले लेते हैं। और एचडीएफसी का जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ हमें दिखती नहीं है कि मार्केट पहले कैंडल नीचे आई, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर इसने सस्टेन किया, क्योंकि जो पिछला ट्रेंड था वो बेयरिश था, ट्रेंड बेयरिश था। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मार्केट सस्टेन करके ब्रेकडाउन करता है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक वन वे मूवमेंट मिलती है। जब एचडीएफसी, आईसीआईसी सारे कंपोनेंट्स आपके साथ दे रहे हैं, कंपोनेंट्स को आप जब कंटिन्यूअसली वॉच करोगे, काफ़ी ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। और मैंने जैसे आपको बताया था कि 1 वीक टाइम फ्रेम में एचडीएफसी काफ़ी बार वहाँ उसी लेवल से उसने रिजेक्शन ली। अभी आपको दिखा देता हूँ। देखो काफ़ी बार एचडीएफसी ने, अगर आप 1 वीक टाइम फ्रेम में जाओ, यही तो चीज़ें जो आप नहीं करते हो। आपको कंपोनेंट्स का भी 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम देखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप करके देखो एक बार चीज़ें। आप देखो ये पूरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़ोन है, काफ़ी देर से एचडीएफसी इस पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 2020 से यहाँ से इसके बीच ट्रेड कर रहा है। यहीं पर जब भी आता है मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, और इसी कल आपको जैसे मैंने समझाया था कि वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, तो ये इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट में। डाले नहीं डाले वो हम लाइव देखेंगे जब मार्केट
मार्केट ट्रेड कर रहा होगा, बट इसका एक इम्पैक्ट बढ़ सकता है जो कि हमें देखने को मिला आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। किसी को कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है।